हाउ आर यू? आई होप आर यू वेल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ओवरव्यू, इम्पोर्टेंस, कंडीशन, आइडियल कंडीशन, मार्केट, इंडस्ट्री के रिलेशन के बारे में जाना था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज समझेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण में देखा जाए तो एक रोजाना की जिंदगी में जो यूज होने वाले हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो उसमें आएगा आपका ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, तेल, सीमेंट, कांच के सामान, पेट्रोल, माचिस, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। स्कूटर, वाहन, मेडिसिन, ये सारी चीजें आएंगी। तो इन सबको देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आसानी से आ जाएगी। जो इंडस्ट्रियां हैं उसको हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो है वो इंडस्ट्री को तीन चार तरीके से किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। जो रॉ मटेरियल के बेस पे है वो दो तरीके की है, एक है एग्रीकल्चरल बेस्ड और दूसरा है मिनरल बेस्ड। एग्रीकल्चरल बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रीकल्चरल बेस्ड और मिनरल बेस्ड। और उसके बाद है ऑन द बेसिस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज में क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियां हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां हैं, कॉटेज इंडस्ट्रियां हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, मल्टीनेशनल सेक्टर। फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, भूमिका के आधार पर। उसमें है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल में जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्री है और बेसिक इंडस्ट्री। उसके बाद फिर हमारी कुछ मेजर इंडस्ट्रियां हैं जो पूंजी के निवेश के आधार पे होती हैं। फिर है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पे, जो स्वामित्व के आधार पे हैं उसमें अगर देखा जाए तो जिससे स्वामित्व के आधार पे जैसे पब्लिक की हैं और प्राइवेट की हैं, तो पब्लिक में आपकी हैं भेल, सेल, प्राइवेट सेक्टर में हैं टिस्को, बजाज, रिलायंस, और कंबाइंड सेक्टर जो है उसमें आपकी हैं OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसी तरीके से जो सरकारी हैं जो ये सारे क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल बेस्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल से। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी दो तरीके की हैं, बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री, जिसमें से हैवी इंडस्ट्रियां जो हैं वो हैं आपकी जो बल्कि रॉ मटेरियल होते हैं उनसे कुछ फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। जो लाइट इंडस्ट्री हैं उसमें विभिन्न प्रकार के लाइट गुड रॉ मटेरियल को मिला करके राइट मटेरियल बनाया जाता है। जैसे लाइट मटेरियल में जैसे आपकी मशीनें हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैन हो गया, प्रेस हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। अब है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पे हमारी इंडस्ट्री जो है वो दो भागों में, एग्रो बेस्ड है और मिनरल बेस्ड है। एग्रो बेस्ड में देखा जाए तो एग्रो बेस्ड में आपका आता है जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबे की स्मेल्टिंग, ये सारी चीजें। जो कृषि आधारित है उसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारा सूती वस्त्र है, चाहे वो जूट का हो, रेशम का हो, वूलन हो, सुगर हो, वनस्पति तेल हो, आदि ये सब जो बनाए जाते हैं वो कच्चे माल से ही बनाए जाते हैं। अब इसमें हम जानेंगे सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका उत्पादन में लगभग 14% कंट्रीब्यूशन है।
यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है सेक्टर। 24.6% फॉरेन करेंसी को लाता है। जीडीपी में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। देश का यह अकेला ऐसा इंडस्ट्री है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। मतलब ये है कि जो कपड़ा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमें कच्चे माल के लिए किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम कच्चे माल को ही जैसे जैसे प्रोसेसिंग करते रहते हैं वैसे वैसे उसकी मूल्य वृद्धि करते रहते हैं। जो सूती वस्त्र उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्री है, भारत में सूती वस्त्र हैं वो ज्यादातर हाथ से बनाए जाते हैं, हैंडक्राफ्ट से बनाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी में जब इलेक्ट्रिसिटी कर्मों का हैंडलूम का आविष्कार हुआ तो उस समय जो हमारे यहाँ कॉलोनियल टाइम था, उस समय जो कच्चा हथकरघे का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक टाइम पे बहुत सारी जो ट्रेडिशनल चीजें थी वो चल रही थी, इससे हमारे उद्योग को हानि हो रही थी। उसी समय इंग्लैंड में पावर लूम का आविष्कार हुआ। पावर लूम के आने से जो कपड़े की इंडस्ट्री थी उसमें कंपटीशन बढ़ गया। नवंबर 2011 तक देश में लगभग नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती तथा कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिलें थीं। इनमें से 80% प्राइवेट सेक्टर की हैं और शेष पब्लिक सेक्टर की हैं। इनके अंतर्गत कई हजार छोटी छोटी इंडस्ट्रियां चल रही हैं जिनमें से 4 से 6 हथकरघे होते हैं। इस आरंभिक वर्षों में देखा जाए तो गुजरात में कपास का उत्पादन होता था। आज भी कपास के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है। गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पोर्ट की समीपता, लेबर, जलवायु आदि इसके स्थानीय कारक थे जो इससे यहाँ पे कपड़े की इंडस्ट्री को प्रमोशन हुआ। इस उद्योग का कृषि से भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। इसमें कपास से बन जाता है तो कपास से रुई से थ्रेड बनता है। थ्रेड बनने के बाद जब वेविंग होती है फिर कपड़े की पेंटिंग होती है। जैसे जैसे स्टेप बढ़ता है वैसे वैसे उस रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन होता जाता है। अगर हम देखें तो जो कताई का कार्य है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में ही लगभग स्टेबल है, लेकिन सूती रेशम, जारी, कसीदारी आदि में बुनाई परंपरागत कौशल के और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बने हुए कपड़े की गुणवत्ता वाला होना चाहिए, क्योंकि उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो जो कपड़े होंगे हमारे वो मजबूत नहीं होंगे, कंपटीशन में वो फेल हो जाएंगे। इस समय आप देख रहे होंगे खादी का बहुत चलन हो गया है। गांधी जी ने आंदोलन के समय पे ही चरखा चला करके लोगों को आत्मनिर्भर होने की बात बताई थी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हाथ से अब वस्त्र उद्योग में जो मूल उत्पाद है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। पेज नंबर 72 पे ही दिया गया है कि सबसे पहले क्या होगा, रेशम का उत्पादन होगा। रेशम का उत्पादन होगा तो कताई होगी। अब रेशम का उत्पादन होगा तो क्या मिलेगा, कच्चा रेशा। जब उस कच्चे रेशे की बुनाई पुताई होगी तो क्या मिलेगा, सूत मिलेगा, थ्रेड मिलेगा। जब बुनाई होगी तो क्या प्राप्त होगा, कपड़ा प्राप्त होगा। जब उसमें रंगाई हो जाएगी और वस्त्र बन जाएगा तो वो रेडीमेड गारमेंट्स बन जाएगा। अब देखिए हर स्टेप पे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है। अब इसमें हम देखें, इसमें पेज नंबर 72 पे ही एक टेबल दिया गया है जिसमें इंडस्ट्री के डिफरेंट वस्त्र उत्पादन के कारखानों की बात की गई है। 2010 और 11 में कि कारखाने जो थे वो 3.3 मिलियन 3.3% था। विद्युत करघे थे 84% थे, हथकरघे 11% थे, अन्य 1.3% था। इससे देखें तो इन आंकड़ों को पढ़ें तो हमें अपने देश में जो कपड़ा इंडस्ट्री है उसमें मिलों की कितनी भागीदारी है उससे उसका अनुमान पता चल जाएगा। भारत जो था वो जापान को थ्रेड को एक्सपोर्ट करता था। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश जैसे यूएसए, इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस
ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। स्पाइंडल्स की क्षमता के रूप में देखा जाए तो भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसमें चीन फर्स्ट नंबर पे है। 2011-12 के अकॉर्डिंग 431.3 लाख संख्या थी स्पाइंडल की। 1980 के दशक के मध्य से कताई क्षेत्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। जो कॉटन सूती रेशे थे, विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लगभग 1/4 भाग है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह केवल 4% है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी, तब हम ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन में कम्पीट कर पाएंगे। और अगर हम जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड माल बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। इसमें दिया गया है आपकी बुक में ही कि धागा 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता था। शायद अब इस समय कुछ ज़्यादा हो गया हो। अगर ये पतलून के रूप में बेचा जाए, मतलब जो धागा 1 किलो 80 रुपए में बेच दिया जाता है, अगर उसी को ट्राउजर बना करके, शर्ट बना करके, पैंट बना करके बेचा जाए तो शायद वो 800 रुपए का बिक जाए। तो आप सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग करने से कितनी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो 2011 में इसमें दिखाया गया है कि जो विद्युत मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कपड़ा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता हो, रॉ मटेरियल उपलब्ध हो, लेबर उपलब्ध हो, ये सारी चीजें अगर होंगी तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे यहाँ के स्पाइंडल हैं, स्पाइंडलों की संख्या भी बढ़ानी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या? जूट इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, जूट इंडस्ट्री को पढ़ने से पहले हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हैवी और लाइट इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री पे अगर हम देखें तो भारत जूट के निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। 11-12 के समय पे भारत में लगभग 80% जूट इंडस्ट्रियां थी। इनमें मोस्टली पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक कंकरी मेखला में ये सब स्थित है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जूट इंडस्ट्री का पहला कारखाना 1859 में 1859 में कोलकाता में ही लगाया गया। 1947 में डिवाइडेशन के बाद ये बांग्लादेश में चला गया था। हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के निम्न कारण। क्यों? क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है, जूट, और वहां पे सस्ता जल परिवहन है, सड़क है, रेल है, कच्चे माल की मिल तक ले जाने में जो सहायक है, कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है, लेबर है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं हैं। वर्ष 2011-10 में पटसन उद्योग इनडायरेक्टली 37 लाख श्रमिकों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल में जो जूट था उसमें 40 लाख एग्रीकल्चर जो पीजेंट्स थे उनको भी रोजगार मिला था। इस जूट इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो फाइबर हैं, बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से हमारे जूट को बहुत ज़्यादा टक्कर मिलती है, कंपटीशन मिलता है। यद्यपि पर्सन पैकिंग की अनिवार्यता प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ी है। जैसे आप देखते हैं जो मुख्य उद्देश्य है पटसन उत्पादन का, उसमें गुणवत्ता में सुधार, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना भी। पटसन के प्रमुख जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर कंट्रियां हैं उसमें हमारी यूएसए है, कनाडा है, रशिया, अरब देश हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है। वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव विविधीकरण, पदार्थों के विश्व की बढ़ती जागरूकता में पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। तो स्टूडेंट, ये तो था जूट इंडस्ट्री का, जूट इंडस्ट्री। अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री। इसकी बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री। भारत का
चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान है। लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में पहला है। गुड़ हम सबसे ज्यादा बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चीनी नहीं बना पाते। चीनी उद्योग की आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? वर्ष 2010-11 में 662 से अधिक चीनी मिलें इंडिया में रन कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी ये सारे राज्य थे, जिसमें सहकारी और गैर सहकारी चीनी मिलें थी। पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्याएं बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण कि गन्नों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। इस उद्योग की जो चैलेंजेस हैं वो हैं कि इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल करना, नई टेक्नोलॉजी का ना आना, ट्रांसपोर्टेशन की अगर व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो गन्ना मिल तक कैसे पहुंचेगा, और बैगेज का अधिकतम इस्तेमाल न करना, जो उसका वेस्ट निकलता है उसका यूटिलाइजेशन न कर पाना, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस भी हैं शुगर इंडस्ट्री के। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।